वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 8 अक्टूबर 2021 और 8 अक्टूबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि बिहार बजट 2021 में राज्य में अर्थात बिहार में 100% साक्षरता का लक्ष्य कब तक रखा गया है, यानी कि 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है। इस प्रश्न का मैंने आपको राइट आंसर बताया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2030 तक का यह लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है। जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग इसे लिखिए और विस्तार पूर्वक लिखा कीजिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस जिले के विकास ने स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सारण जिले के विकास ने अभी हाल ही में स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में 1 से 3 अक्टूबर 2021 को आर्य कन्या मध्य विद्यालय मछुआ टोली पटना में आयोजित 3 दिवसीय स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सारण जिले के छपरा के विकास ने गोल्ड मेडल जीता। यानी कि सारण जिले के अंतर्गत छपरा के निवासी हैं विकास, जिन्होंने अभी हाल ही में स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसी में अगला पॉइंट लिखा गया है कि इस प्रतियोगिता में बिहार के 20 जिलों से लगभग 200 महिला पुरुष प्रतिभागियों ने भाग लिया था और इसमें विकास ने वेट कैटेगरी में अन्य प्रतिभागियों को पीछा छोड़ते हुए 2 क्विंटल 2.5 किलो का वजन उठाकर के प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इन्होंने 2 क्विंटल 2.5 किलो का वजन उठाकर के गोल्ड मेडल जीता है। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में इनकी कुछ उपलब्धियों का वर्णन किया, इनकी कुछ उपलब्धियों को लिखा गया है। तो वे अब तक नेशनल में 34 मेडल जीत चुके हैं और इसके अलावा बिहार सरकार ने भी उन्हें 4 बार बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड से सम्मानित किया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है छपरा के विकास, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं सारण जिले की। तो सारण जिले को मैप पर देखते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। तो जब आप बिहार वाले मैप पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको सारण जिले की स्थिति देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। सारण जो है ये बिहार में एक जिला है, जबकि अगर हम बात करें छपरा की तो सारण जिला का जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय वो है छपरा। यहाँ से बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, छपरा को एक जिला बोल देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सारण जिला है, जबकि अगर हम छपरा की बात करें तो छपरा सारण जिला का मुख्यालय है। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर जो इनकी मतलब कि चौहद्दी है, इनकी जो सीमा साझा होती है अन्य जिलों के साथ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक तो हो गया भोजपुर, दूसरा हो गया पटना, तीसरा हो गया वैशाली, चौथा हो गया मुजफ्फरपुर, पांचवा हो गया गोपालगंज, साथ ही साथ छठा हो गया आपका सिवान। तो कुल मिलाकर ये 6 जिले हैं जिनके साथ सारण अपनी जिले की सीमा को साझा करता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें प्रमंडल की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है और उनमें से सारण भी एक प्रमंडल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारण एक प्रमंडल है जिसका मुख्यालय जो है सारण है। यहाँ पे हम प्रमंडल की बात करें, जिला की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बिहार में 9 प्रमंडल है जिसमें कि आप देख सकते हैं सारण एक प्रमंडल है और उसका जो हेडक्वार्टर है ये सारण है। और इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 जिले कौन कौन से, ये सारण, सिवान, गोपालगंज। यानी कि इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ये आपको ध्यान रखना है सासिगो। इससे आपको तीनों जिलों का नाम याद रखेगा, सासिगो यानी कि सारण, सिवान, गोपालगंज। इस तरह से आप ट्रिक बना करके सारे जिलों का नाम याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित होने वाले वर्ल्ड एक्सपो 2021-22 में आकांक्षी जिला गया के भी एक छात्र शामिल होंगे। बताएं कि यह कहां आयोजित होगी, यानी कि वर्ल्ड एक्सपो 2021-22 कहां आयोजित होगी। आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। यहीं पर वर्ल्ड एक्सपो 2021-22 का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूं तो भारत में कुल 112 आकांक्षी जिला, यानी कि वर्तमान समय में अगर हम बात करें आकांक्षी जिलों की तो भारत में कुल 112 आकांक्षी जिला है और जिनमें कि गया भी सम्मिलित है। और हाल ही के घोषणा के अनुसार गया जिले के एक छात्र या फिर छात्रा को प्रशासन की ओर से वर्ल्ड एक्सपो 2021-22 में दुबई में भाग लेने के लिए जाने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पर इस अगले पॉइंट में इसके बारे में विस्तार से लिखा गया है। यह पॉइंट है कि वाणिज्य विभाग भारत सरकार द्वारा दुबई में आयोजित होने वाले वर्ल्ड एक्सपो 2021-22 में भारत से प्रत्येक आकांक्षी जिला से एक चयनित मेधावी छात्र या फिर छात्रा को भाग लेने के लिए भेजा जाना है। यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि
कि जो मतलब 112 आकांक्षी जिले, प्रत्येक जिले से एक छात्र या फिर छात्रा को यहाँ पर भेजा जाएगा दुबई, यानी कि वर्ल्ड एक्सपो 2021 से 22 के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा गया चयनित छात्र छात्राओं को दुबई भेजने का पूर्ण खर्च, यानी कि पूरा खर्च जो वहन करेगी ये केंद्र सरकार उठाएगी। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, केंद्र सरकार वाणिज्य विभाग के द्वारा ये खर्च को उठाया जाएगा। तमाम जानकारी यहाँ से आप याद रखिए, इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के आमिर हाशमी बिहार रणजी ट्रॉफी चयन समिति के चेयरमैन बनाए गए हैं? इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगर हम बात करें आमिर हाशमी की तो ये झारखंड राज्य के रहने वाले हैं और अभी हाल ही में इन्हें बिहार रणजी ट्रॉफी चयन समिति के चेयरमैन बनाए गए हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपको बता दो कि हाल ही में धनबाद झारखंड के रहने वाले पूर्व रणजी, 2 बार यहाँ पर रणजी लिखा गया, तो पूर्व रणजी खिलाड़ी आमिर हाशमी को बिहार रणजी ट्रॉफी चयन समिति के चेयरमैन बनाए गए हैं और यह लगातार दूसरी बार है जब उन्हें चेयरमैन बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैंने इसी में अगले पॉइंट पे लिखा कि आमिर हाशमी फिलहाल धनबाद रेल मंडल में कार्यरत हैं। ये आपको ध्यान रखना। और उन्होंने रणजी ट्रॉफी में झारखंड की तरफ से 27 मैच खेले हैं और वे वर्ष 2012 तक झारखंड टीम रणजी ट्रॉफी के लिए खेले थे। ये झारखंड टीम से, यानी कि झारखंड टीम से रणजी ट्रॉफी के लिए खेले थे। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट को और ऐड किया है। तो इनके साथ ही बिहार के पूर्व क्रिकेटर आनंद प्रकाश और सिद्धार्थ राज सिन्हा को रणजी चयन समिति में भी शामिल किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं आगे और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि दोस्तों इस चैनल ने आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत अभी हाल ही में 1 लाख के सब्सक्राइबर के आंकड़े को पूरा किया है और इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान है। और आपको एक बात याद होगा, मैंने आपसे कुछ दिन पहले वादा किया था कि 67वीं बीपीएससी एग्जाम से पहले मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन करूंगा। तो अब जितने भी हमारे मटेरियल थे, जो भी मतलब स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज थे, वो सारे के सारे ऑनलाइन हो चुके हैं। यानी कि आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जितना भी मटेरियल हमारा टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को मिलता था, वो सारा का सारा अब आपको वहाँ पर ऐप के माध्यम से मिलेगा। टेलीग्राम पे होता क्या था कि बहुत सारे जो मटेरियल सेंड होते थे वो बिखर जाता था, आप लोगों को ढूंढने में परेशानी होती थी। ऐसे में हमने एक ऐप आपके लिए लाया। इस ऐप के माध्यम से आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगा। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि डेली करंट अफेयर्स का वहाँ पर टेस्ट होता है, तो आप लोग वहाँ पर भी जाकर टेस्ट दे सकते हैं। और आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो क्विज हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे होता था उसे अब यहाँ पर इस ऐप पर शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पर इसकी खास विशेषता यह है कि जितने लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं सभी का रैंक दिखता है। अन्य प्रतिभागियों में अपना स्थान को देख सकते हैं, अपना रैंक को जान सकते हैं, अपना स्कोर को जान सकते हैं। तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। और अभी हाल ही में ये ऑफर भी लाया गया था 1 लाख के सब्सक्राइबर का जो पूरा हुआ ये आंकड़ा, तो ऐसे में 5 से लेकर के 10 अक्टूबर तक ये ऑफर है, तो इस ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं। तो जो लोग इच्छुक हैं इसके लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करके इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में 2021 का भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनमें जो पहला यह है शिवकुरो मानबे और दूसरा है क्लाउस हासेलमैन, तीसरा है जियो पारिसी। ये तीनों का भी हाल ही में नोबेल मतलब भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आपको इस प्रश्न बारे में डिटेल जानकारी दे दूं कि इस साल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार यानी कि नोबेल प्राइज 2021 का ऐलान हो चुका है और इस साल का भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शिवकुरो मानबे जो कि जापान के और क्लाउस हासेलमैन जो कि जर्मनी के और साथ ही साथ जियो पारिसी जो कि रोम के हैं, इन तीनों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, अगले पॉइंट मैंने जो लिखा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों लोगों को यह पुरस्कार जटिल फिजिक्स सिस्टम की समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये नाम थोड़े से अटपटे हैं, इन्हें हालांकि आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में हर बार नोबेल पुरस्कार से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा इसी में अगला पॉइंट है कि पिछले वर्ष भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिक एंड्रिया घेज, ब्रिटेन की रोजर फेनरोज और साथ ही साथ जर्मनी के रिनाल्ड जेल को मिला था। ये तीनों को दिया गया था। इन तीनों को ब्लैक होल्स पर रिसर्च के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इस पुरस्कार को हासिल करने वाले को एक स्वर्ण पदक के साथ $1.14 मिलियन नगद इनाम दिया जाता है। तो ये तमाम जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। पिछले वर्ष वाला भी यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा पांचवा प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में भारत और जापान के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमेक्स के कौन से संस्करण का शुरुआत हुई है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 5वें संस्करण के भी हाल ही में शुरुआत हुई है जिमेक्स के। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में 6 अक्टूबर 2021 को भारतीय नौसेना और जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच भारत जापान समुद्री
द्विपक्षीय अभ्यास जिनका नाम है जिमेक्स, तो इसके 5वें संस्करण की शुरुआत हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये अभ्यास जो शुरुआत हुई है अरब सागर में हुई है, अभ्यास की शुरुआत अरब सागर में हुई है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यहाँ पर ऐड किया कि दोनों देशों के बीच यह पहला नौसेना अभ्यास जनवरी 2012 में शुरू हुआ था, जिसमें कि समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान दिया गया था। यानी कि अगर हम बात करें जिमेक्स की जो शुरुआत हुई थी, समुद्री अभ्यास की जो शुरुआत हुई थी, ये 2012 में पहली बार हुआ था। और अगर हम बात करें तो इसका पिछला संस्करण कब हुआ था, तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा कि जिमेक्स का पिछला संस्करण सितंबर 2020 में आयोजित किया गया था। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है ये इसका 5वां संस्करण है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं आगे और आपको बता दूं जापान के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं जापान की। तो जापान के बारे में कुछ बेसिक से कुछ फैक्ट्स हैं जिससे कि मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जापान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है और जापान 4 बड़े और अन्य छोटे द्वीपों का एक समूह है। और यह द्वीप एशिया के पूर्व समुद्र तट यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसके जो निकटतम देश की बात करें तो इसके निकटतम पड़ोसी देश हैं चीन, कोरिया तथा रूस। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया कि जापानी अपने देश को निप्पॉन कहते हैं, जिसका मतलब होता है सूर्योदय, अर्थात सूर्योदय का देश। आप सभी जानते हैं कि जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की जो प्रमुख धर्म है यह बौद्ध धर्म है। यहाँ की अगर हम बात करें 96% जो आबादी है ये बौद्ध धर्म के अनुयायी है। और यहाँ की जो राष्ट्रभाषा यह है जापानी। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है जापान के जो सम्राट है यह है नारुहितो। और अभी हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं फूमियो किशिदा। ये आपको ध्यान रखना है, फूमियो किशिदा अभी हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री बने। और यहाँ पर एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि जापान की विधानमंडल क्या कहलाती है। तो जापान की विधानमंडल राष्ट्रीय डाइट कहलाती है। तो ये तमाम जानकारी यहाँ से आप जापान से संबंधित भी याद रखिए। अब चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने अपने क्षेत्र में हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौत से बचाने के उद्देश्य बिजली कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो अभी हाल ही में जो किया गया ये किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में उड़ीसा सरकार ने अपने क्षेत्र में हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौत से बचाने के उद्देश्य से बिजली नेटवर्क के ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने के लिए बिजली वितरित कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और इस पहल का जो उद्देश्य है मैंने आपको बताया, इस पहल का उद्देश्य बिजली के झटके के कारण हाथियों की मौत को रोकना है। तो ये तमाम जानकारी यहाँ से याद रखिए। अभी हाल ही में ये पहल की जो शुरुआत की गई है ये उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया, यानी कि बिजली का जो मतलब तार होता है वो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ावा दिया जाएगा इसके तहत। और यहाँ पर इसके लिए अभी हाल ही में लगभग 450 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बिजली कंपनियों को उड़ीसा सरकार के द्वारा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि फूमियो किशिदा निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जापान के नए राष्ट्रपति बने हैं फूमियो किशिदा। अब आपको यहाँ पर इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे दूं कि हाल ही में फूमियो किशिदा जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं इस इमेज में, यही है जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। और फूमियो किशिदा ने प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा का स्थान लिया है। आपको ध्यान रखना इससे पहले जो प्रधानमंत्री पद पे थे, जापान के प्रधानमंत्री पद पर ये थे योशिहिडे सुगा, और इन्हीं का ये स्थान लेंगे फूमियो किशिदा। अब यहाँ पर इनके बारे में कुछ पॉइंट को लिखा गया। वे 1993 में पहली बार सांसद के लिए निर्वाचित हुए थे और तथा वे वर्ष 2012 से लेकर के वर्ष 2017 तक जापान के विदेश मंत्री के पद पर भी रहे थे। तो ये सारे पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के वाडा कॉलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र के वाडा कॉलम चावल को भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में जानकारी दे दूं कि हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा में बड़े पैमाने पर उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म वाडा कॉलम को जीआई टैग दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में वाडा कॉलम चावल जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है, इसे अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और हाल ही के दिनों में लगभग एक सप्ताह का न्यूज है, ये सारे कुछ इन्फॉर्मेशन और भी है जो कि जीआई टैग से संबंधित है। और यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट को ऐड किया, आप इसे ध्यानपूर्वक समझिए और इसका नोट जरूर तैयार कीजिए। इससे पहले असम में दिमासा समुदाय द्वारा तैयार जोडीमा, जो कि जोडीमा अगर हम बात करें तो जोडीमा चावल की शराब है, तो असम के दिमासा समुदाय द्वारा तैयार जोडीमा यानी कि चावल की शराब को जीआई टैग प्रदान किया गया था। और साथ ही साथ अभी हाल ही में राजस्थान की सोजत मेहंदी और नागालैंड की नागा खीरा को भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो ये तमाम जानकारी यहाँ से आप लोग याद रखें। अगर हम बात करें जीआई टैग की, तो जीआई अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है, ये पाने के बाद किसी भी पदार्थ को व्यापक रूप से एक खास पहचान मिल जाती है और साथ ही साथ इसकी इंटरनेशनल ब्रांडिंग भी बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। तो ये तमाम जानकारी याद रखिए। कुछ विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जो वस्तु बहुत ही ज्यादा फेमस होता है, तो उन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए बहुत सारा पैमाना और भी होता है जिसके आधार पर जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो ये तमाम चीजें यहाँ से आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हिमाचल प्रदेश हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने ऐड किया कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में दालचीनी की संगठित खेती 29 सितंबर 2021 को शुरू की गई थी। और यहाँ पर इसी में एक पॉइंट और है कि भारत वर्तमान समय में श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम और नेपाल से दालचीनी का आयात करता है, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए और भी सारे पॉइंट है, कर्नाटक, केरल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो कर्नाटक की जो राजधानी है बैंगलोर, केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला 10वां प्रश्न, हाल ही में अभी अहमद निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिए, यानी कि दूसरे कार्यकाल के रूप में चुने गए हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इथोपिया इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न में बता दूं कि हाल ही में इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में अबी अहमद ने आगामी 5 साल के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है इथियोपिया के नए प्रधानमंत्री, जिनका नाम अगर हम बात करें, जिनका नाम है अबी अहमद, ये आप ध्यान रखिए। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया कि वे 2018 से इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं और अबी अहमद को इथियोपिया का नेल्सन मंडेला भी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना। अब यहाँ पर इनसे संबंधित एक और पॉइंट है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है कि उन्हें 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यहाँ पे शांति के नोबेल पुरस्कार से एक पॉइंट याद आता है कि 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं इथियोपिया की। तो इथियोपिया जो है ये एक अफ्रीकी देश है और इसकी जो राजधानी ये है अदीस अबासा और यहाँ की जो मुद्रा है ये है बिर। तो ये तमाम जानकारी यहाँ से आप लोग याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 11वां प्रश्न, हाल ही में डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने जीता। यहाँ पे 2011 नहीं बल्कि 2021 होगा, गलती से यहाँ पे 2011 लिखा गया है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एफसी गोवा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको यहाँ पर बता दूं कि इंडियन सुपर लीग यानी कि आईएसएल टीम एफसी गोवा ने हाल ही में कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में हुए मुकाबले में मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 1-0 से हराकर पहली बार डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। तो यहाँ से ये भी आपको ध्यान रखना, पहली बार उन्होंने यानी कि एफसी गोवा ने इस टूर्नामेंट यानी कि डुरंड कप टूर्नामेंट फुटबॉल टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इस वर्ष डुरंड कप 2021 का आयोजन कोलकाता में 5 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक किया गया था। तो ये तमाम जानकारी यहाँ से याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे इस वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर ये दोनों इसका राइट आंसर है। आपको बता दूं कि इस वर्ष 2021 में मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार अमेरिका के डेविड जूलियस और लेबनान के अर्देम पटापा ओटियन, ये दोनों को संयुक्त रूप से ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेडिसिन के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है और इन दोनों को तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार सदन में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र की शुरुआत की गई है। इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको कल कंप्लीट जानकारी दिया था। इसका आंसर क्या होगा कृपया आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और जो लोग हमारे इस मेंबरशिप लेना चाहते हैं, आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आपको सारा प्लान दिखेगा और वहाँ पर आप जाकर सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। वहाँ पर जो डेली बेसिस वाला क्विज है, जो करंट अफेयर्स का क्विज था, जो कि टेलीग्राम पे होता था, वो एकदम से निःशुल्क है, सभी लोग उसमें भाग ले सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।